Hello friends, welcome back to Uni Nutrition channel. In this lecture we are going to discuss Unit 2 Cell and Blood, that is part of MFN 001 Applied Physiology course. इसे मैंने various smaller units में divide कर दिया है. Part 1 में हम पढ़ेंगे Cell and Cell Organelles. These are all the topics we are going to discuss in this unit. Cell, the basic unit of life, under which we will study discovery of cell, cell theory, unicellular organisms and multicellular organisms. And structure of the cells, in which we are going to study eukaryotic cell and organization and prokaryotic cell and organization. What is cell? Cell is known as the basic unit of life. It is also called as structural unit of an organism. स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ये फंक्शन में हेल्प करते हैं. स्मॉलेस्ट सेल फंक्शनिंग यूनिट होती है जो कि फाउंड होती है इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, दिस वन इज न्यूक्लियस, एंड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारे पास डीएनए होता है जो कि है जेनेटिक मटेरियल. एंड साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स and Golgi apparatus. These are all the cell organelles that are present in cytoplasm. What are tissues? Tissues are the cells that have common origin and perform a similar functions. Cells join करते हैं together to form tissues that have common origin and perform similar function. Example है इसका muscles. Tissues join करते हैं to form an organ to carry out one or more specific functions. जैसे कि हम देख सकते हैं किडनी, लिवर, लीफ एंड रूट्स आर द ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम. इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर शो होता है. हर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म अपना काम डिफरेंट करता है लेकिन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ. इसका एग्जाम्पल है जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम. इसमें देख सकते हो आप अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे हो गया स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. बहुत सारे ऑर्गेनल्स फॉर्म करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिस्टम को. सिमिलरली रीनल सिस्टम इज ऑल्सो formed by various different organs. The next topic is totipotency. ये एबिलिटी सेल की होती है जो अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं या जो स्टेम सेल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी. स्पोर्स एंड जाइगोट्स इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है. ग्रेटेस्ट डिफरेंशिएशन पोटेंशियल होती है इनकी, and they are able to differentiate into embryonic cell as well as extra embryonic cell. Now let us look at the discovery of the cell. Robert Hooke was the first person to discover the cell. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, इन्होंने ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया था. इन्होंने देखा था कि जो सेल है डेड कॉक सेल, उसमें हनीकॉम लाइक पैटर्न बना है. And he coined the term cellulae for this small structures which he called as honeycomb-like pattern. और इन्होंने ये भी इसके थ्रू बताया था कि जो सेलुले होते हैं that are used for the passage for conducting fluid. Now let us talk about Anton van Leeuwenhoek. He was the first to observe free cells. इन्होंने पहली बार free cells observe किए थे, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, आरबीसीज एंड स्पर्म. Now let us study cell theory. Cell theory was given by Schleiden and Schwann, and it stated all living organisms are composed of cells and their products. जो cells होते हैं वो जो organisms होते हैं सारे living organisms, they are composed of
सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, सेल और सेल ऑर्गेनल्स के बने होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो या कोई और भी सेल हो सकता है। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। पहले कोई सेल था, अब ये डिवाइड कर गया दो सेल्स में, ये दो न्यूली फॉर्म्ड सेल जो हैं ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल है, ये न्यूली फॉर्म्ड सेल है, ठीक है। इसके लिए रुडोल्फ वर्च्यू ने एक टर्म दी थी, ओमिनिस सेलुले ई सेलुले। लुइस पास्चर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूफ किया था कि सेल जो हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर सेल्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इसके एग्जाम्पल होते हैं बैक्टीरिया एंड एमीबा। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, एमीबा, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, क्लिमिडोमोनाज, ईस्ट, all these are unicellular organisms. Now let us look at the functioning of unicellular organisms. देखो एक सिंगल सेल की भी इतनी सारी फंक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेटाबॉलिज्म। ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल एंड it is single-handedly done by a unicellular organisms. सिंगल सेल ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्म करते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ सेल होती है वो क्या डिटरमाइन करती है? केमिकल एक्टिविटी पर यूनिट टाइम। एक छोटा सा सेल है, इसकी वॉल्यूम कम है, तो इसके अंदर क्या होगी? जो केमिकल एक्टिविटीज़, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है अंदर, वो बहुत लेस होगा। अगर एक बहुत बड़ा सेल है तो इसके अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो क्या होंगी? बहुत ज़्यादा होंगी। तो वॉल्यूम ज़्यादा है सेल की तो इससे केमिकल एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज हो जाती हैं। जो सरफेस एरिया सेल का होता है वो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो माइक्रोविलाई होते हैं सरफेस में वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। एक ओवल शेप्ड सेल है, इसमें क्या होगा? जो सरफेस एरिया होगा दैट इज़ यूज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट, ठीक है। लेकिन एक जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। अमीबा है, इसमें माइक्रोविलाई हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। तो ये क्या करते हैं? ये होते ही इसलिए हैं कि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए सेल का। उससे क्या होगा? इंक्रीज इन फूड इनटेक। यहाँ से भी फूड इनटेक होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, चारों तरफ से फूड इनटेक इंक्रीज हो जाएगा, जिस वजह से सेल की फंक्शनिंग बरकरार रहेगी। Now let us look at the multicellular organisms. जो सेल्स एक से ज़्यादा सेल से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें सेलुलर स्पेशलाइजेशन शो होता है और डिवीजन ऑफ लेबर शो होता है, ठीक है। एक सेल स्पेशलाइज्ड होता है एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे आप आरबीसीज देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स में क्या देखा जाता है कि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं टू कैरी ऑक्सीजन to different parts of the body. These are eukaryotes organism and they example of multicellular organisms are animal, land plant and most fungi as well as many algae. Benefits क्या होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के? देखो मल्टीसेलुलैरिटी क्यों इवॉल्व हुई है? ताकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स था वो इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा था सिंगल हैंडेडली, तो मल्टीसेलुलरिटी स्पेशलाइजेशन के लिए इवॉल्व हुई है, ठीक है। यूनिक कोऑर्डिनेशन फॉर्म होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। हर सेल क्या कर रहा है? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इफ दिस सेल इज परफॉर्मिंग एक्स फंक्शन, दिस सेल इज परफॉर्मिंग वाई फंक्शन, लेकिन ये एक दूसरे को केमिकल सिग्नल देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? यूनिक कोऑर्डिनेशन फॉर्म होता है। मल्टीप्लाई एंड रिप्लेस द लॉस्ट सेल, जो सेल लॉस्ट हो गया उसको मल्टीप्लाई और रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड डिफ्रेंशिएशन
होता है, सेलुलर स्पेशलाइजेशन होता है जिसकी वजह से इंक्रीज सर्वाइवल हो जाता है और बैलेंस बना रहता है सेल सरफेस एंड सेल वॉल्यूम के बीच में, जिससे मेटाबॉलिज्म बॉडी का मेंटेन रहता है। Cell is categorized into three types: undifferentiated, differentiated, and dedifferentiated. Undifferentiated cells are capable of undergoing division and development. इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टेम सेल्स जो कि एनिमल्स में होते हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्लांट सेल्स में होते हैं। ठीक है, ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, कोई स्पेशलाइज नहीं होते हैं, ये किसी भी शेप और फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। These are called as undifferentiated cells. Differentiated cells specialized cells होते हैं। ठीक है, यही जो स्टेम सेल्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरबीसीज में। Undifferentiated cells are converted into differentiated cells to form a highly specialized and functional cell. Dedifferentiated जो specialized function अपना lost कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं dedifferentiated cell। एक सेल डिफ्रेंशिएट हो चुका है, ठीक है, अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर्म कर चुका है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये अनडिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डी डिफ्रेंशिएशन। ये इंपॉर्टेंट होता है बॉडी में वुंड हीलिंग के लिए, रीजनरेशन के लिए और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम आर इट्स एग्जाम्पल। Now let us look at the structure of the cells. There are two types of cell, prokaryotes and eukaryotes. दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, देखो प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, और यूकैरियोट्स में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। और जो इसके ऑर्गेनल्स हैं ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं इसमें सारे, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these are all membrane bound organelles. Whereas in prokaryotic cell nucleus जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। What are eukaryotic cells? Eukaryotic cells are the cells that contains membrane bound nuclei and other organelles. जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है बाय दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी। These eukaryotic cells can be unicellular as well as multicellular. Examples are animal, plant, fungi and protista. Now let us study the difference between plant cell and animal cells. प्लांट सेल्स जो होते हैं इनमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, स्मॉल वैक्यूल होते हैं स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। जो मेजर डिफरेंस है इसमें प्रेजेंट होती है सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पे आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं यह है सेल वॉल जो कि एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। एंड द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, कलर्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, कलर कंटेनिंग प्लास्टिड्स जो कि एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन सभी ऑर्गेनल्स के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं अब हम वो देखेंगे। फर्स्ट इज न्यूक्लियोलस, दिस वन। सेकेंड वन इज न्यूक्लियस, सेंट्रल जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। राइबोसोम्स, these are ribosomes present on the surface of rough endoplasmic reticulum. Vesicles, these are all the vesicles. Rough endoplasmic reticulum, adjacent to the nucleus is the rough endoplasmic reticulum. Golgi apparatus, this one is Golgi apparatus. Cytoskeleton, ये होता है साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सेल को। थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ये प्रेजेंट होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया,
These one are mitochondria, vacuoles, this one is vacuole, cytosol, cytoplasm जो होता है cytosol, lysosomes, lysosomes यहाँ पे हो गए, ठीक है, and centriole and cell membrane, centriole cylindrical structure and the cell membrane surrounding the cell. These are all the eukaryotic cell organelles we are going to study next. Cell wall. Now let us study about cell wall. प्लांट सेल में सेल वॉल्स होती हैं, एनिमल सेल लैक करते हैं सेल वॉल को, ठीक है. स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस सेल को, स्ट्रॉन्ग होता है, थिक होता है, रिजिड होता है. स्ट्रॉन्ग और थिक होता है टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड टू प्रोवाइड environmental support as well. ये बनता है पेक्टिन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज से. यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये पेक्टिन है, ये सेलुलोज है एंड दिस वन इज हेमीसेलुलोज. तीनों को ज्वाइन करके हमारा सेल वॉल बनता है, सेल वॉल इन. Now let us study about plasma membrane. Plasma membrane प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, कंट्रोल करता है molecules का motion from and to the cell, to and from the cells, communicate करता है outside world से, ठीक है. जो सेल का स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, उसमें एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था एस जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ने इन 1972. उन्होंने कहा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कंपोज करती है लिपिड बाइलेयर एंड स्टडेड प्रोटीन से, ठीक है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये कंपोज कर रही है लिपिड से, फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स की बाइलेयर है, देखो, ठीक है. यहाँ तक आप देख सकते हैं लिपिड्स की बाइलेयर है एंड स्टडेड विद स्ट्रक्चरल प्रोटीन. जैसे यहाँ पे चैनल प्रोटीन्स है, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन है, इससे स्टडेड होती हैं. प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन करते हैं एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर्स. दीज प्रोटीन जैसे कि चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, ये क्या करते हैं, बाहर से कोई सब्सटेंस लिया उसे अंदर ट्रांसफ़र किया, अंदर से कोई सब्सटेंस लिया उसे बाहर ट्रांसफ़र किया, तो ये एज ए ट्रांसपोर्टर एक्ट करते हैं. लिपिड करता है मेंटेन सेल एनवायरनमेंट को. लिपिड क्या करने, जो लिपिड है ये मेंटेन करेगा अंदर के सेल एनवायरनमेंट को. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट साइटोस्केलेटन. जो स्केलेटन होता है सेल का उसे हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन. ये थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, थ्रू आउट द सेल. इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड करना फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनल्स, एंकर करता है सेल मेम्ब्रेन को और फैसिलिटेट करता है सेलुलर मूवमेंट, प्रोवाइड करता है एक सुटेबल सरफेस फॉर केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस. 3 टाइप के साइटोस्केलेटन्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो 7 नैनोमीटर के होते हैं, ठीक है. दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है इन सेल मोशन. माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं सेल शेप को. ये होते हैं बीटा ट्यूबुलिन और अल्फा ट्यूबुलिन से बने हुए और ये इन्वॉल्व होते हैं इन सेलुलर मोशन एंड सेल मूवमेंट. इंट्रासेलुलर सेल के जो अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं. इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या करते हैं, दीज बाइंड सेल टुगेदर एट सेल सेल जंक्शन. सेल सेल जंक्शंस पे ये दो सेल्स को जॉइन टुगेदर करते हैं, बाइंड करते हैं और प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द सेल components. These are tough and durable. The next cell organelle is endoplasmic reticulum. This one is endoplasmic reticulum, ठीक है. This is adjacent to the nucleus. ये क्या होता है, नेटवर्क होता है फाइन रेटिकुलम ऑफ द सेल. ट्रांसपोर्ट सिस्टम
इसका मेजर फंक्शन होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। इसमें ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट करता है। यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, फॉर्म करता है एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन एनक्लोज सेक्स नोन एज सिस्टर्ने इन आरईआर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन एसईआर। अबिसीज और स्पर्मेटोजोआज में एब्सेंट होते हैं। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिफरेंस बीइंग जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके सरफेस पे जो बल्जिंग डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स हैं। ये एक्टिव प्रोटीन सिक्रीशन में यूज होता है। इसका फंक्शन है आरईआर का इन एक्टिव प्रोटीन सिक्रीशन। सिंथेसिस करता है, मॉडिफाई करता है और ट्रांसपोर्ट करता है सेलुलर मटेरियल्स को। एंड देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से यहाँ ऐसे मटेरियल जाएगा जहाँ पे सिंथेसिस होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम्स होते हैं, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज विदाउट राइबोसोम्स एंड इट प्रोड्यूसेस लिपिड्स। Golgi apparatus was identified in 1897 by the Italian scientist named Camillo Golgi. इन्होंने Golgi apparatus को आइडेंटिफाई किया था और इन्हीं के नाम पे later it was called as Golgi apparatus in 1898. It is responsible for transporting, modifying and packaging proteins and lipids into vesicle for delivery of targeted destinations. देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आरईआर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है एसईआर। एसईआर ने क्या बनाया, लिपिड्स बनाए, और आरईआर ने बनाया प्रोटीन। अब ये जो है ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल्स, ये क्या है, दीज आर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स फ्रॉम आरईआर एंड एसईआर। गोल्गी apparatus का काम होता है इनको पैकेज करना, ठीक है। यहाँ से इनकमिंग आए, ये यहाँ पे अंदर फैक्ट्री में गए और बाहर पैकेज होके निकले, ठीक है। ये आपके बाहर पैकेज होके जो वेसाइकल्स निकले हैं, ये होता है गोल्गी apparatus का फंक्शन। लाइजोसोम्स इज द नेक्स्ट ऑर्गेनल। ये लेफ्ट ओवर ऑफ गोल्गी apparatus से बनते हैं, जो वेसाइकल्स होते हैं गोल्गी apparatus के, उसके लेफ्ट ओवर से ही लाइजोसोम्स बनता है। इसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनसाइड लाइजोसोम्स। इन्हें कहते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। जो डेड सेल्स होते हैं, जो अनयूज सेल्स हैं, उन्हें क्या करते हैं, स्कैवेंज करते हैं, उन्हें ईट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन्स, enzyme substrate contract, digestive enzymes, these are all used for scavenging of cells. Autophagic vacuoles होते हैं और suicidal bags of the cell कहते हैं। अगर सेल या खुद लाइजोसोम डिस्ट्रॉय हो गया तो ये खुद को ही एनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है। The process by which the cell intake food is known as endocytosis, ठीक है। दो टाइप के एंडोसाइटोसिस होते हैं, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस इज सेल ईटिंग, इसे हम कहते हैं सेल ईटिंग, एंड पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। मैकेनिज्म क्या होता है, देखो यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, और ये एक्स्ट्रा पैथोजन है, इसके ऊपर भी प्रोटीन्स हैं। तो रिसेप्टर्स प्रोटीन्स को के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इसको एनगल्फ कर लेंगे। पिनोसाइटोसिस में क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये सेल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे, जो कैविटीज बनी हुई है, और इसके थ्रू एनगल्फ हो जाएंगे सेल में।
एक्सोसाइटोसिस होता है टू एक्सक्रीट आउट, सेल इनटेक फूड थ्रू एंडोसाइटोसिस एंड एक्सक्रीट आउट थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, न्यूली फॉर्म्ड वेसाइकल है जिसमें वेस्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वेसाइकल फ्यूज कर जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, यहाँ पे फ्यूज कर दिया सेल मेम्ब्रेन के साथ, एंड देन इज रिलीज्ड आउटसाइड। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको रिलीज कर दिया आउटसाइड आफ्टर फ्यूजिंग विद द सेल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अ स्टडी अबाउट द साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल। एनिमल सेल, प्लांट सेल्स दोनों में साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल होते हैं। डिफरेंस ये होता है, एक लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या होते हैं, सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में यूज्ड होते हैं स्टोरेज के लिए और कंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट, वाटर और वेस्ट। प्लांट सेल में भी कुछ सिमिलर फंक्शन है, स्टोरेज के लिए यहाँ पे यूज होते हैं, एंड दे ऑल्सो हेल्प टू पुश अगेंस्ट द सेल वॉल, जिसकी वजह से ये रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स स्मॉल होते हैं बट कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दो सब यूनिट से बने होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। दिस वन इज लार्ज सब यूनिट, दिस वन इज स्मॉल सब यूनिट। सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स को। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट एक दूसरे के साथ बाइंड करके सिंथेसिस करती हैं प्रोटीन्स का। नेक्स्ट ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि ये जनरेट करता है एटीपी। द यूनिक पार्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज इट कंटेन्स इट्स ओन डीएनए, इसका खुद का डीएनए होता है यहाँ पे, और ये जनरेट करता है एटीपी। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ओनली फाउंड इन प्लांट्स एंड सम एल्गी। कंटेन करते हैं क्लोरोफिल। These also contains pigment और starch of oil and protein। तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं हम इनको, क्लोरो, क्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्टिड्स। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेनम होते हैं, थाइलाकॉइड्स होते हैं, स्टैक करके एक दूसरे के ऊपर ये फंक्शन करते हैं। द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है डीएनए और आरएनए, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस में। रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए, कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द सेल को, और इसे कहते हैं हम स्टोर हाउस ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। डबल लेयर्ड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है इससे प्रोटेक्टेड होता है, एंड इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स का सिंथेसिस होता है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी की प्रेजेंट होती है वो होती है डीएनए के अंदर। डीएनए क्या करता है, कॉइल करके क्रोमोसोम्स बना देता है। ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। सेंट्रियोल्स इज द नेक्स्ट ऑर्गेनल। दो स्मॉल सिलेंड्रिकल सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं इन्हें हम सेंट्रियोल कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, कार्टविल लाइक इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, कार्टविल टाइप, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फॉर्मिंग सीलिया एंड फ्लैजिला एंड एस्ट्रल स्पिंडल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। Now let us study about cilia and flagella. Cilia and flagella are the projections from the cell. They are made up of microtubules. ये हेल्प करते हैं मूवमेंट ऑफ द सेल में, और सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है इनका दोनों का, सिलिया एंड फ्लैजिला का। विप लाइक मोशन के साथ ये मूव करते हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया मूव करता है बैक एंड फोर्थ मोशन के साथ, ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, बैक एंड फोर्थ मोशन के साथ ये मूव करेगा। फ्लैजिला मूव करता है प्रोपेलर लाइक मोशन के साथ, घूमता जाएगा।
Now let us study about prokaryotic cells. Prokaryotic cells are the cells that lack a nuclear membrane. Primitive cells होते हैं बहुत पुराने cells. Indeed, one of the first organisms in this universe are considered as prokaryotic cells. Minute cells होते हैं, बहुत microscopic cells होते हैं, multiply करते हैं rapidly. Bacteria and blue-green algae are the example of prokaryotic cells. देखो जेनेटिक मटेरियल वेल डिफाइंड नहीं होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड. We will once again differentiate between prokaryotes and eukaryotes. मेजर डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में कि प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो हैं इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस. और जो इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, दीज ऑल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या होता है? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, इसमें जो स्टेन होता है इसको ट्रैप कर लेते हैं. यहाँ पे अगर स्टेन गया है तो इसको यहाँ पे ट्रैप कर देंगे और पॉजिटिव शो करेंगे. ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल होते हैं इसमें लिपोपॉलीसैकेराइड की एक एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन में लेयर होती है जिसकी वजह से जो स्टेन होता है वो अंदर नहीं आ पाता है और पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है यहाँ पे कोई भी स्टेन नहीं देखा जाता है. So thank you guys for watching the lecture. Make sure you like, subscribe and share the channel with the fellow MSc DFSM students. Thank you.